ओके, तो कल्पेबल होमिसाइड बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ये दो मेजर पोर्शन हम लोग को कवर करना है इन सेक्शन 299, सेक्शन 299, सेक्शन 300, 302 एंड 304, ये सारा देखना है हम लोग को। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है नहीं, कि व्हाट वी बेसिकली मीन बाय होमिसाइड। होमिसाइड के रिगार्डिंग जो जो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होमिसाइड, होमिसाइड में भी कल्पेबल होमिसाइड और उसका जो पार्ट है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर का हमको देखना है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एक पार्ट होगा उसका, एंड द सेकंड पार्ट विच वी बेसिकली नोन एज अ मर्डर, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले वी मस्ट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन 299। और जब सेक्शन 299 स्टार्ट किए थे हम लोग, तो जो जनरली क्या समझते हैं कि इफ अ पर्सन डेथ इज हैज बीन काउज्ड, अगर किसी भी पर्सन का डेथ हुआ है बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का डेथ हुआ है, तो जनरली वी परसीव, जनरली वी अंडरस्टैंड कि अगर डेथ हुआ है, द पर्सन हु हैज काउज्ड डेथ विल डेफिनेटली बी लायबल फॉर मर्डर। जनरली यही समझते हैं, पर्सन बी लायबल फॉर मर्डर, ठीक है। लेकिन उसके बहुत सारे डिग्री हैं, उन सारे डिग्री को हम लोग को समझना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 299 जब स्टार्ट किए थे, तो 299 के सारे टर्म्स को, सारे क्लाउज को अच्छे से समझने की जरूरत थी। इन दैट प्रोसेस सबसे पहले इसका पहला क्लाउज हम लोग समझे थे। द वेरी फर्स्ट क्लाउज सेज whoever causes death by doing an act। ये जो पहला पार्ट था, ये पहले पार्ट में हमको कॉजल कनेक्शन स्टैब्लिश करना था। मतलब क्या होता है, हम लोग समझ चुके थे। कॉजल कनेक्शन का मतलब था कि द डेथ ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम का डेथ हुआ है, इट हैज टू बी बाय द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के एक्ट से ही होना चाहिए विक्टिम का डेथ, नॉट अदरवाइज। उसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना था। और हमने देखा बहुत सारे केस लॉ के थ्रू, जोगिंदर का केस लॉ था और भी सारे जजमेंट देखे हम लोगों ने। वहां हमने देखा कि एक्ट ऑफ एक्यूज्ड और डेथ ऑफ द विक्टिम, देयर हैज टू बी डायरेक्ट कनेक्शन। अगर वो डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो विक्टिम लाइबल नहीं होगा उस मर्डर के, ठीक है। ओके, देखो आज क्या समझना है हमको। आज ये तीनों क्लाउज समझना है। ऑल दीज थ्री क्लाउज, ये सारे क्लाउज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ईच एंड एवरी वर्ड, लाइक with the intention of causing death, with the intention of causing such bodily injury as likely to cause death, with the knowledge that he is likely by such act to cause death। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, हम लोग देखेंगे। इंटेंशन का क्या रेलेवेंस है, नॉलेज का क्या रेलेवेंस है। अगर वर्ड ये लाइकली यूज होता है, दैट डेथ इज लाइकली टू बी काउज्ड, तो लाइकली का क्या मतलब है। क्या लाइकली का मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, या सर्टेनिटी, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट कुछ एग्जाम्पल को आज कंtemplate करते हैं, और वो इसलिए जरूरी है। विद दैट एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ काउजिंग डेथ, यानी जितना डिग्री ग्रेव होगा उतना ग्रेव पनिशमेंट होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है, क्योंकि यही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा। अगर डेथ काउज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो एक्ट मर्डर में फॉल करेगा। अगर डेथ करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो एक्ट मर्डर में फॉल करेगा। अगर डेथ करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है, मीनिंग देयर बाय इट इज प्रोबेबल, इट इज पॉसिबल, तो उस केस में हम देखते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल करेगा। तो कुछ इलस्ट्रेशन के साथ, कुछ केस लॉ के साथ पहले उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एंड थ्रू दैट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे वैरी करती है, और प्रोबेबिलिटी कम हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है कंसेक्वेंसेस पर, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसके उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी अपलोड द डॉक्यूमेंट।
देखो, ये 4 एग्जाम्पल हम लेके आए और चारों एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज कि ग्रेविटी एक एग्जाम्पल से, मतलब ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी या डिग्री ऑफ काउजिंग डेथ, प्रोबेबिलिटी जो डेथ काउज करने का होता है, वो एक में कम होगा, एक में ज्यादा होगा, एक में बहुत कम होगा, एक में बहुत ज्यादा होगा। और उसी से डिसाइड करेंगे ये 4 टर्म जो 299 और 300 में यूज किए गए, कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं। पहला टर्म, द वेरी फर्स्ट टर्म, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ऑफ काउजिंग डेथ, पॉसिबल। दूसरा, सेकंड इज प्रोबेबल, प्रोबेबल। थर्ड, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल। एंड फोर्थ इज सर्टेन, फोर्थ इज सर्टेन। ये 4 डिफरेंट डिफरेंट डिग्री है जहां पर अगर सिर्फ पॉसिबल है, डेथ होना पॉसिबल है, इट इज नॉट प्रोबेबल ऑल्सो, तो हम देखेंगे कि पनिशमेंट क्या होगा। प्रोबेबल है तब क्या पनिशमेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबल है तब पनिशमेंट क्या होगा, और अगर सर्टेन है डेथ एक पर्टिकुलर एक्ट से, तब उसका कंसेक्वेंस क्या होगा, उसमें पनिशमेंट क्या मिलेगा। ठीक है, ओके। देखो, हाँ, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. चलो, Yes, sir. now the, now see all these 4 example, we will try to contemplate and we will see the degree of causing death, possibility of causing death, किसमें कम है किसमें ज्यादा है, और उससे डिसाइड करेंगे कि वो 299 में एक्ट फॉल करेगा या वो सेक्शन, वो एक्ट 300 में फॉल करेगा। पहला जो क्लास है, दिस इज द फर्स्ट केस। इन द वेरी फर्स्ट केस इफ यू सी, क्या होता है कि इस ए एंड बी, इन सारे केस में इंजरी इज काउज थ्रू एक्स, कुल्हाड़ी आप जानते हो जिससे लकड़ी काटा जाता है। इन चारों केस में जो इंजरी काउज होगी वो कुल्हाड़ी से होगी, एक्स से होगा। पहला केस में, द वेरी फर्स्ट केस, a person was caused slight injury on the finger. B A को assault करता है with this axe and A received slight injury on the finger. फिंगर थोड़ा कट जाता है, slight कट, पूरा कटता नहीं है, slight कट। ठीक, और जब उसका उंगली, उसकी उंगली कट जाती है, उसकी उंगली कटने के बाद भी वो बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेता। दैट पर्सन डिड नॉट टेक मेडिकल ट्रीटमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच कुछ सप्ताह के बाद, ड्यू टू सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जहां बॉडी इन्फेक्शन के कारण किसी की डेथ भी हो सकती है। तो बिकॉज ही डिड नॉट रिसीव मेडिकल कंडीशन, ही was caused by this septicemia, और ड्यू टू सेप्टिसेमिया उसकी डेथ हो जाती है। दैट पर्सन डाइड, दैट वाज द वेरी फर्स्ट केस। अब देखना यहाँ पर वेपन क्या यूज किया गया है और इंजरी कहां इन्फ्लिक्ट की गई है। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड केस। नाउ सी, इन द सेकेंड केस the weapon is the same, that is axe, but the injury is not inflicted on the finger, but injury was inflicted on the leg. पैर पर इंजरी इन्फ्लिक्ट करता है और उससे इतनी सीवियर इंजरी होती है that leg got imputed, पैर को काटना पड़ता है, the leg got imputed, उससे बहुत सारा खून निकलता है। that person suddenly taken to the hospital, हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है, लेकिन आफ्टर सम वीक ड्यू टू हेमरेज एंड लॉस ऑफ ब्लड उस बंदे की मौत हो जाती है। तो डेथ पहले केस में भी हो रहा है, डेथ दूसरे केस में भी हो रहा है। इंजरी पहले केस में फिंगर पर इन्फ्लिक्ट हुआ है, सेकंड केस में द लेग गॉट एम्प्यूटेड। नाउ कम टू थर्ड केस, सेम वेपन, सेम पर्सन, इंजरी इज
इन द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी। इंजरी यहाँ पर एब्डोमेन में, पेट में, मान लो उसी उसी एक्ट से एब्डोमेन में इंजरी की जाती है, एंड सम पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन आल्सो केम आउट। फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में कुछ वीक रहने के बाद सेप्टिसेमिया हो जाता है, और सेप्टिसेमिया के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में भी दैट पर्सन, द विक्टिम, डाइड इन दैट केस। फोर्थ केस, here weapon is the same, but the injury is inflicted upon the neck, गर्दन पर inflict किया था, और injury was so fatal that the person died on the spot। सीन ऑफ क्राइम पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चार डिफरेंट केस, और चारों डिफरेंट केस को कैसे एनालाइज करना है, और अगर आप इसको एनालाइज करना सीख जाते हो, एग्जामिन करना सीख जाते हो, और ये डिसाइड कर लेते हो कि किसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, उससे हम ये डिसाइड करना सीख जाएंगे कि क्या वो केस 299 में फॉल करेगा या सेक्शन 300 में फॉल करेगा। अगर 299 में फॉल कर रहा है, दैट मींस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, स्पेशली क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में। और 300 ये किसी क्लॉज में फॉल करता है, चाहे 1 से 4 तक में, तो हम कहेंगे नहीं, दैट इज द क्लियर केस ऑफ मर्डर। और जो डिफरेंट वर्ड यूज किए गए हैं इन सारे सेक्शन में, अब देखो कहीं वर्ड लाइकली यूज किया गया है, लाइकली टू काउज। आपको कहां यूज किया गया सर? 299 के पार्ट यानी क्लाउज 2 में और क्लाउज 3 में अगर केयरफुली देखोगे तो दोनों जगह लाइकली यूज किया गया। लाइकली का मतलब क्या हुआ? दैट इंटेंशन टू काउज इंजरी विच इज लाइकली टू काउज दिस। पर्सन जो एक्ट करता है, act of the person with the knowledge that death is likely to be caused। तो likely का क्या मतलब है, इससे भी हम समझेंगे। Now in the very first case, let's suppose objectively इसको डिसाइड करते हैं, सब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं करना है। सब्जेक्टिवली डिसाइड करने का ये मतलब हुआ कि उसको क्या पता था कि उस इंजरी से क्या हो सकता है। आप बताओ कि किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को अगर फिंगर पर इंजरी की इन्फ्लिक्ट की जाती है, तो डेथ काउज करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि सर 5% है, 10% है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ काउजिंग डेथ? अगर 10 बहुत बंदे हैं, बहुत कम, बहुत कम सर। बहुत ही लेस है सर। यानी आप किसी से भी पूछोगे कि सर अगर आप फिंगर पर किसी को इंजरी किया जाए तो चांसेस क्या है, तो कहेगा कि हाँ सर 1-2 बंदा मर सकता है, लेकिन वी कैन नॉट से दैट इट इज द 50-50 केस। दैट डेथ हो भी सकता है, डेथ नहीं भी हो सकता है। तो फिंगर पर अगर इंजरी काउज किया गया और इट इज बिकॉज कि ही डिड नॉट रिसीव मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव करता तो वो शायद बच गया होता। तो यहां आप कह रहे हो कि सर दी डिग्री ऑफ डेथ या काउजिंग डेथ, डेथ होने की जो होने की डिग्री है वो इसमें मेजर की जाएगी। दैट इज पॉसिबल ओनली। और पॉसिबल का मतलब है नॉट प्रोबेबल, दैट इज नॉट 50-50% कि हाँ सर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि 10 में से 1-2 लोग की जान चले जाए। तो पहला केस ये हुआ। दूसरा केस, अगर किसी भी पर्सन से पूछो, अ प्रूडेंट पर्सन, इफ यू आस्क फ्रॉम अ प्रूडेंट पर्सन, कि अगर किसी का पैर एम्प्यूट कर दिया जाता है तो चांसेस क्या है उसके डेथ होने की, किसी भी पर्सन का। अगर इफ दी लेग और हैंड और द आर्म इज इम्प्यूटेड, तो क्या चांसेस है उसके डेथ होने की? व्हाट इज द चांसेस ऑफ काउजिंग डेथ? ज्यादा इसको चांसेस। चांसेस आपको है, मतलब एकदम आप नेग्लिजिबल। आप कहोगे, इवन इफ यू आस्क फ्रॉम अ डॉक्टर, डॉक्टर विल से कि ऐसा नहीं है कि डेथ हो ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां जहां अगर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वहां डेथ होने से बचाया भी जा सकता है। तो आप कहोगे सर डेथ मे और मे नॉट हैपन, और इट इज नॉट द केस ऑफ पॉसिबिलिटी ओनली। पॉसिबिलिटी में स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी है कि डेथ हो सकता है। यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रोबेबल है कि डेथ हो सकता है, यानी मे और मे नॉट हैपन। दैट इज, यू कैन से इट इज 50-50% चांस। तो आप देख रहे हो कि पहले केस से दूसरे केस की डिग्री ज्यादा है
as far as possibility of causing death is concerned. ठीक. Now come to third portion where the injury was inflicted, X blow was given in the abdomen और अल्टीमेटली हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी उसकी मौत हो जाती है. तो अब क्या कहोगे कि सर इन दोनों में कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करें, केस 2 में और केस 3 में? How will you able to differentiate case 2 and case 3? Yes? सर एब्डोमेन सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव नहीं कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे? वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन कहेंगे. बोल सकते हैं. और इसी वजह से मतलब मर्डर का भी लग सकता है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहते हैं ना. यानी आप कह रहे हो कि सर ये केस में probability है, that is you can say it may or may not happen, but here the chance of causing death is most probable. अब इन दोनों को हम डिफाइन करने का एक और टेस्ट बताएंगे, क्या तरीका है. उससे पहले ये चौथा समझ लो. फोर्थ में if the injury is inflicted upon the neck, that is the one of the most vital organ of the body, what is the possibility of causing death? What is the possibility of? हायर पॉसिबिलिटी है सर, सर्टेनिटी सर्टेन है. यहाँ पर सर्टेनिटी का एलिमेंट आता है. अब किसी का गर्दन ही काट दोगे तो डेफिनेटली वो मरेगा. हम जैसे आप बताए थे, एग्जांपल दिए थे, किसी के सिर पे गोली ही मार देते हो, द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ काउजिंग दैट इज सर्टेन. तो आप देख रहे हो कि वैरी कर रहा है. तो पहला और चौथे में दिक्कत नहीं है. फर्स्ट केस एंड द फोर्थ केस इज क्वाइट क्लियर. हियर इट इज ओनली मियर पॉसिबिलिटी, यानी सर 2-3 लोगों की मौत हो सकती है इस केस में. हियर द डेथ इज सर्टेन. लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगा? प्रॉब्लम इन दोनों केस में आता है. और यही दोनों केस आपको डिसाइड करके, यही दोनों केस अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आप ये समझ जाओगे कि केस 299 में फॉल करेगा या केस 300 में फॉल करेगा. मतलब क्या ये केस मर्डर में फॉल करेगा या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल करेगा. अब इसके लिए टेस्ट क्या है? बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जस्टिसेस एक टेस्ट ले डाउन करते हैं. उनके लिए टेस्ट बहुत क्लियर है. इस टेस्ट में कहते हैं, अच्छे से सुनिएगा इसको, इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट वी से कि डेथ इज प्रोबेबल, मतलब डेथ इज लाइकली टू हैपन. लीगल टर्म लाइकली यूज कर रहे हैं. और चूंकि यहां डेथ प्रोबेबल, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल, यहां पर हम टर्म यूज करते हैं सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. ये दोनों टर्म यूज करते हैं. अब देखोगे ये टर्म सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में यूज है. ठीक. और ये जो टर्म है 299 के क्लॉज 2 में यूज है और 3 में यूज है. तो अगर ये लाइकली है, दैट इज प्रोबेबल, तो आप कहोगे कि सर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे जज करें? तो जजेस कहते हैं कि इसको टेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है. अगर आपको लगता है कि केस इसमें फॉल करेगा, और कैसे फॉल करेगा? टेस्ट इज, वो कहते हैं कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर देन द चांसेस ऑफ डेथ. यानी सर्वाइवल के चांसेस अगर डेथ से ज्यादा है, इफ दिस इंजरी इज इन्फ्लिक्टेड, यानी चांसेस ज्यादा है कि वो बच जाए. ऐसे 5-10 में से 5-6 केस ऐसा आता है जहां वो बच जाता है. इफ द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज हायर देन द चांसेस ऑफ डेथ, देन दैट इज द केस ऑफ प्रोबेबल, दैट इज द केस ऑफ लाइकली. है कि नहीं है? अब देखते हो वो बहुत लोगों का पैर करता है, लेकिन उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में उसकी जान बच जाती है, कुछ केसेस में नहीं बचती है कि नहीं है? तो हम टेस्ट क्या लगाएंगे? चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर देन द चांसेस ऑफ डेथ. ठीक. इस वाले केस में जस्ट ऑपोजिट, मतलब चांसेस ऑफ डेथ इज मोर देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. आप देख रहे हो ना, पेट में अगर आप इंजरी इन्फ्लिक्ट करते हो, स्पेशली चाहे वो चाकू हो चाहे वो एक्स हो, तो आप देखते हो कि उन सारे केसेस में चांसेस ऑफ डेथ इज हायर देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो बहुत सारे जजेस ये कहते हैं, वो ही टेस्ट अप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि पहला केस तो बहुत क्लियर है, ये मियर पॉसिबिलिटी का केस है. और मियर पॉसिबिलिटी का केस है तो क्या ये 299 के किसी क्लॉज में फॉल करेगा? बताइए. क्या हम इसको कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे पहले वाले केस को? नो सर. क्या मानेंगे इसको फिर? इफ इट इज नॉट कल्पेबल होमिसाइड, देन व्हाट इट इज? grievous hurt.
यस, या तो ये बहुत होगा तो ग्रीवियस हर्ट होगा या सिंपल हर्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी। डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी, अगर किसी जो 320 यानी ग्रीवियस हर्ट के 8 एन्यूमरेशन में फॉल करता है तो हम देखेंगे, तो इंजरी वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन द फिंगर, वी कैन नॉट से दैट डिजायर ऑफ एक्यूज्ड वाज टू कॉज डेथ। ऐसा नहीं है कि इंजरी पर अगर इंजरी फिंगर पर इंजरी की जाए तो डेथ नहीं होगा, डेफिनेटली होगा सर, 2-3 केसेस में ऐसा हो सकता है आउट ऑफ 10, लेकिन प्रोबेबल नहीं है। तो ऐसा होगा तो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, इंटेंट हर्ट या ग्रीवियस हर्ट का है, कल्पेबल होमिसाइड का नहीं। फर्स्ट क्लियर है। दूसरा जो कि हम बताएं आपको, यहां जो प्रोबेबल का केस है, लाइकली का केस है, जहां हम कहते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर देन द चांसेस ऑफ डेथ, वहां आप कहोगे कि सर दिस इज द केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। समझ रहे हो बात? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एक पर्टिकुलर सेक्शन क्या होगा वो बताएंगे, लेकिन आप इसको मानो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि डिग्री इससे कम है, and that is why we call it likely, that is probable, chances of survival is higher। लेकिन तीसरे केस में we can say that injury inflicted was sufficient in the ordinary course of nature to cause death। Why? Because chances of death is higher than the chances of survival, and therefore we can call it, it is most probable that death will happen। अगर ये केस आता है प्रोबेबिलिटी के केस में, तो तीसरा क्लॉज जो सेक्शन 300 का है उसमें फॉल करेगा, एंड दिस इज द केस ऑफ मर्डर। फाइन, व्हाट अबाउट दिस वन? लास्ट वन का क्या होगा फिर? सर मर्डर ही है। मर्डर ये मर्डर ही होगा। ये 299 के क्लॉज 1 में भी फॉल कर जाएगा और सेक्शन 300 के क्लॉज 1 में फॉल कर जाएगा। वेयर द एक्ट ऑफ एक्यूज, वेयर यू कैन ट्रांसफर दैट डेथ इज सर्टेन। एक्ट इतना क्लियर, हम क्या बोले थे कि पहले क्लाउज में फॉल करने का मतलब है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ काउजिंग डेथ। उसका जो क्लाउज है, क्लाउज आप याद करो 299(1) का, 299(1) क्लाउज बेयर एक्ट आपके पास होगा, सेक्शन 300 का क्लाउज 1 लिखा हुआ है विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ। और इंटेंशन का क्या मतलब बताएं आप लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन? डिजायर Possibility plus वेरी गुड, desire। प्लस डिजायर, यानी डिजायर ऑफ काउजिंग डेथ। गर्दन पर आप अटैक कर रहे हो, गर्दन पर इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहे हो और गर्दन अलग हो जा रहा है, दैट क्लियरली शोज योर डिजायर टू काउज डेथ। इन दोनों केस में, केस 2 और केस 3 में, ये डिजायर मारने का नहीं दिख रहा है, मैक्सिमम यू कैन से डिजायर ऑफ काउजिंग इंजरी। समझ रहे हो बात? डिजायर ऑफ काउजिंग इंजरी। डेथ होगा कि नहीं होगा वो इन दोनों टेस्ट पर डिपेंड करेगा। यानी अगर डेथ प्रोबेबल है तो 299 में फॉल करेगा, अगर डेथ मोस्ट प्रोबेबल है तो अल्टीमेटली 300 के पार्ट 3 में फॉल करेगा। और दोनों के लिए लीगल टर्म क्या यूज किया गया है? यहां पर यूज किया गया है डेथ इज लाइकली टू हैपन, यहां यूज किया गया है इफ इंजरी इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ये 4 एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? पहले ये क्लियर करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट? सर मतलब 2 और 3 के केसेस में हम ऐसे ही डिस्टिंग्विश करेंगे कि मतलब इंटेंशन था कि नहीं था, तो मारने का अगर इंटेंशन था तो वो 3 मतलब मर्डर हो जाएगा, और नहीं होगा तो 2 वो और मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, हम क्या ये यही जो आप बता रहे थे कि अगर इंटेंशन मारने का हो, डिजायर मारने का हो, तो क्लियर कट 299(1) में फॉल करेगा या 300 के 1 में फॉल करेगा, इसमें डाउट नहीं है हम लोगों को। अगर इसमें फॉल कर रहा है तो स्ट्रेट अवे इट इज द केस ऑफ मर्डर, द पनिशमेंट इज 302। सेकंड केस क्या आएगा कि आप देख रहे हो कि जो इंजरी इन्फ्लिक्ट किया है, थ्रू दैट वी कैन नॉट से दैट देयर वाज अ क्लियर डिजायर फ्रॉम द साइड ऑफ एक्यूज्ड टू काउज डेथ। यानी उसकी डिजायर नहीं थी मारने की, उसकी डिजायर क्या थी? इंजरी इन्फ्लिक्ट करने की। ये तो बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, चाहे ये केस हो, केस 2 हो या केस 3 हो। जब इंजरी इन्फ्लिक्ट की जा रही है, आप नहीं कह सकते कि विद सर्टेनिटी कि इस केस में भी डेथ हो ही जाएगा, इस केस में डेथ हो ही जाएगा। आप बस कह सकते हो सर कि एक्यूज का डिजायर इंजरी काउज करने का था, वो भी बॉडीली इंजरी। डेथ होगा कि नहीं होगा वो ऑब्जेक्टिवली कोर्ट डिसाइड करती है,
और कोर्ट डिसाइड कैसे करती है? वही केस पहला, अगर प्रोबेबल है इसका मतलब है चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज हायर देन द चांसेस ऑफ डेथ। इस केस में अगर मोस्ट प्रोबेबल है, मीनिंग देयर बाय चांसेस ऑफ डेथ इज हायर देन चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, अभी हम सुबह वो भी डिस्कस करेंगे जब 299 पर आएंगे, एक एक क्लॉज डिस्कस करेंगे। अभी बस हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 4 वर्ड आप देखते हो, ये 4 वर्ड आप जो देखते हो, पहला पॉसिबल, दूसरा प्रोबेबल, थर्ड मोस्ट प्रोबेबल, एंड द लास्ट सर्टेन। अगर इनमें डिस्टिंक्शन करना आ गया तो इजीली वी कैन से वेदर दिस विल फॉल अंडर 299 और सेक्शन 300। क्लियर है? यस आगे बढ़े? यस ओके, चलो फाइन। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू सेक्शंस। सर हेलो। यस, सर जैसे कि ये वाला जो केस है सेकंड वाला जहाँ पे प्रोबेबल है, तो सर ये अगर मान लीजिए कि मतलब ये तो जनरली ऐसा है ना कि उसका पैर कट गया तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो सरवाइव कर सकता हो। बट सर ऐसा अगर मान लो कि केस हो जाए कि उसको मतलब कोई पहले से प्रॉब्लम हो, लाइक कोई ऐसा इंसान हो जिसको पहले से ऐसा कोई प्रॉब्लम हो और उसके केस में उसका पॉसिबल मतलब उसको सर्टेनली उसका डेथ कॉज होगा, तो वहां सर इंटेंशन देखेंगे ना कि वो इंसान को पता था कि नहीं कि उसको मतलब वो इंसान ऑलरेडी वो सब चीज से सफर कर रहा था। उस पर आएंगे हम साक्षी, क्योंकि वो आप जो बात कर रहे हैं वो सेक्शन 300 क्लॉज 2 का पार्ट है, वेयर पर्सन हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ फैक्ट। स्पेशल नॉलेज क्या? कि सर उसको सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है और अगर आपको उसको बता दे जाकर के कि उनके घर में कोई इंसिडेंट हो गया, डॉक्टर की एडवाइस क्या, ये सब नहीं बताने के लिए, बता दोगे तो मर जाएगा वो। किसी का स्प्लीन इतना इनलार्ज है कि एक पंच दोगे उसके पेट में तो शायद स्प्लीन फ्रैक्चर करके वो मर जाएगा। These are the special knowledge, and if the special knowledge is with the accused person और उस नॉलेज से किसी को मारता है तो 300 क्लॉज 2 में डेफिनेटली फॉल करेगा, और जब 300 क्लॉज 2 में फॉल करेगा तो वहां पर मर्डर होगा। हम उस पर आएंगे जब स्पेशल नॉलेज का केस कहां पर दिया है, हम उस पर आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, नाउ कम टू दी केसेस। देखो, अब फटाफट ये तीनों एग्जांपल हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 3 क्लॉज आपको दिख रहे हैं, पहले इसका लिटरल मीनिंग समझ लो। विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, मीनिंग देयर बाय, जो क्लॉज यहां पर हम पढ़ रहे हैं 299 क्लॉज ए में, सेम दिया हुआ है 300 क्लॉज 1 में। क्लियर है? तो 299 1 और 301 में कोई डिफरेंस नहीं है। हमको बस टेस्ट क्या करना है? टेस्ट ये करना है दैट फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ वी कैन से दैट accused had desire to cause death, not only to cause bodily injury but to cause death। हम जितने एग्जांपल दिए हैं अभी देखेंगे कुछ उस एग्जांपल से हम बताएंगे। दूसरा कहता है कि सर एक्यूज का डिजायर मारने का नहीं था, एक्यूज का डिजायर बॉडली इंजरी करने का था। आप कहोगे सर इंजरी लिखा हुआ है और इंजरी का मतलब क्या होता है ये बताइए, किस सेक्शन में डिफाइन है इंजरी? अंडर विच सेक्शन इंजरी हैज बीन डिफाइंड? एनीवन? 44। वेरी गुड। तो 44 में डिफाइन है, बता दो कैसे डिफाइन है, ये भी बता दीजिए सबको। हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। वेरी गुड। यानी इंजरी मे बी टू बॉडी, इंजरी मे बी टू प्रॉपर्टी, इंजरी मे बी टू रेपुटेशन, इंजरी मे बी टू द माइंड। ये ऐसे इसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है इंजरी का। लेकिन when we are studying section 299 and 300, injury has to be confined to bodily injury। कहीं कहीं bodily injury पर उसको हम लेके चलेंगे, है ना? अब देखो इसमें क्या कहता है, पहले मैं तो कहा कि इंटेंशन डिजायर से क्लियर है मारने का। दूसरा, डिजायर मारने का नहीं है सर, डिजायर सिर्फ बॉडली इंजरी करने का है।
तो यहां तक आप टेस्ट क्या देखोगे, यहां पर बस आप देखोगे कि क्या एक्यूज ने बॉडीली इंजरी डिजायर के साथ की है कि नहीं। कोई किसी को एक्स ब्लो देता है, कोई किसी को नाइफ से स्टैब करता है, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिर पर मारता है, तो आप कहोगे सर इसमें डिजायर नहीं दिख रहा है मारने का। अगर सिर्फ एक स्टिक से मारता है, एक ब्लो देता है, अब वही हॉकी स्टिक से आप 100 हॉकी स्टिक मार देते हो किसी को। तो यहां पर जो मेंस रिया है वो सिंपली डिजायर टू काउज बॉडीली इंजरी नहीं है, डिजायर टू काउज डेथ हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो यहां पर जो दूसरा पार्ट है, इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजरी, तो हम देखेंगे कि क्या एक्यूज का डिजायर बॉडीली इंजरी करने का था। इतना अगर हम देख लिए, ये जो दूसरा पार्ट देख रहे हो आप, लाइकली टू काउज डेथ, ये कोर्ट ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करेगी। ऑब्जेक्टिवली मतलब कि देखेगी सर्कमस्टांसेस, इंजरी कैसा है, वेपन कौन सा यूज किया गया है, बॉडी के किस पोर्शन में इन्फ्लिक्ट किया गया है, वेदर इट इज वाइटल पोर्शन ऑफ द बॉडी या नॉन वाइटल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो ये जो लाइकली है कोर्ट ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करती है। और अभी तुरंत बताए हैं लाइकली का क्या मतलब है, मैं अभी केस लॉस देखेंगे। लाइकली का मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबल है। कौन सा प्रोबेबल सर? वो प्रोबेबल जहां पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज हायर देन चांसेस ऑफ डेथ। ठीक, तो ये दो समझ गए। अभी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या कहता है, थर्ड सेज कि डिजायर की बात नहीं है सर, यानी देयर इज नो डिजायर। इफ यू सी द एक्ट, देयर इज नो डिजायर ऑफ द एक्यूज टू काउज डेथ और टू काउज बॉडीली इंजरी। यहां पर मेंस रिया का नॉलेज का पार्ट। और नॉलेज का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग अभी तक? क्या मतलब समझे नॉलेज का? फोर्सिबिलिटी या अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द कंसेक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट। यानी ना तो डिजायर था मारने का, ना डिजायर बॉडीली इंजरी करने का था। डिजायर यानी अवेयरनेस था कि इससे डेथ हो सकती है। और यहां भी वर्ड लाइकली यूज। एग्जांपल के तौर पर वो जो केस हम लोग स्नेक चार्मर का देखते हैं, आप देखते हो नाग पंचमी में बहुत लोगों को फैसिनेशन होता है कि हम सांप को लेकर के खेलें। तो मान लो आप सपेरे से सांप मांगते हो और सपेरा कहता है कि आप मूव मत करना, अगर आप मूव करोगे थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा, हो सकता है ये काट ले आप। और ये स्नेक चार्मर को, सपेरा को पता है कि इट इज पॉइजनस स्नेक, उसका दांत अभी तक निकाला नहीं गया है। तो अगर वो आपको खेलने देता है और आप किसी कारण से मूवमेंट करते हो, सांप के मूवमेंट के कारण से आपको अगर काट लेता है, तो इस एक्ट से आप ये नहीं कहोगे सर स्नेक चार्मर का डिजायर था। क्या डिजायर दिख रहा है इससे स्नेक चार्मर का? नो सर, नॉलेज। डिजायर नहीं दिख रहा है, अवेयरनेस कहोगे सर चलो चलो ठीक है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि उसका डिजायर था या तो मारने का या बॉडीली इंजरी काउज करने का, लेकिन कह सकते एटलीस्ट मस्ट बी अवेयर दैट दिस स्नेक वाज अ पॉइजनस स्नेक एंड इन अ सर्टेन सिचुएशन वो बाइट भी कर सकता है। तो हम तीसरा जो क्लॉज दिखेंगे और जो केस लॉ दिखेंगे, हम डिजायर पर बात नहीं करेंगे, हम कंसेक्वेंसेस पर बात करेंगे, अवेयरनेस ऑफ द कंसेक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। और यहां भी वर्ड क्या है? लाइकली यूज है। लाइकली बाय सच एक्ट टू काउज डेथ। लाइकली मतलब क्या? लाइकली का मतलब यहां पर भी सिर्फ प्रोबेबल होना है। अब जरूरी थोड़ी है ये सांप काट लेगा तो सब मर ही जाएंगे, बहुत सारे केस में बचते भी हैं। तो यहां भी चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर देन द चांसेस ऑफ डेथ। ये जहां भी लाइकली दिखेगा आप ये समझो इट इज 50-50 केस, हो भी सकता है, मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता है। अब केस लॉज देखते हैं। अब आपको बताना है कि इस केस लॉ के थ्रू कि इन तीनों में से वो केसेस किस में फॉल करेंगे। बहुत केयरफुली पढ़िएगा, इंजरी को देखिएगा, वेपन क्या यूज किया जा रहा है और बॉडी के किस पोर्शन पर वो इंजरी इन्फ्लिक्ट की जा रही है। ठीक है, चलो कुछ केस लॉ देखते हैं। पहला केस, शमशेर सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा। दिस केस क्या हुआ, देखो यहां पर क्या फैक्ट लिखा हुआ है। एक्यूज गेव 3 blows with the axe on the head of the deceased, killing him on the spot। तीन बार चोट करता है और
कुल्हाड़ी से और उसी समय देन एंड देयर द विक्टिम डाइड, पहले में फॉल करेगा, दूसरे में फॉल करेगा। 299 की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एनीवन रेज योर हैंड। पहले में फॉल करेगा सर। सर पहले में फॉल करेगा। पहले में कौन दूसरे में या तीसरे के लिए साथ भी जाएंगे? पहले के लिए तो बहुत बोलते हैं। एनीवन विथ क्लाउज 2 एंड क्लाउज 3? एनीवन विथ क्लाउज 2 एंड क्लाउज 3? नहीं, सब लोग कह रहे हो कि पहले ही में जाएगा। चलो, ये तो क्लियर है कि जिस तरीके का इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहा है, जिस वेपन के साथ कर रहा है और जिस पोर्शन ऑफ बॉडी पर कर रहा है, क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द डिजायर ऑफ द एक्यूज्ड टू काउज दैट। तो कोर्ट यहां पर 302 में इसको पनिश करती है। ये 300 के कौन से क्लाउज में आएगा, हम जब 300 पर आएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक। लेकिन ये 299 के क्लाउज 1 में तो आएगा ही आएगा। फाइन, नाउ कम टू सेकंड केस। देखो, आर बेंगालू वर्सेस स्टेट, क्या होता है इसमें? एक्यूज्ड सेट फायर द कॉटेज इन विच दिस डिसीज्ड वाज स्लीपिंग। वो गया चुपचाप से और जिस कुटिया में, जिस कॉटेज में वो सो रही थी, उसको आग, क्या करता है, पहले आग लगा देता है और फिर बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है। और वो लॉक इसलिए कर देता है कि बाहर में जो सर्वेंट सोया हुआ है वो हेल्प करने के लिए उसके पास नहीं है। दिस इज द फैक्ट। क्लाउज 1, क्लाउज 2, क्लाउज 3। आंसर फर्स्ट, रेज योर हैंड। हम ये चाहते हैं, Clause 1. रेज योर हैंड फर्स्ट। सर थर्ड। Sir, I think clause 1. चलो, 3 के साथ कौन जा रहे हो? विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी काउज्ड। इसको एक्सप्लेन कीजिए। जो somebody is saying कि ये थर्ड क्लॉज में फॉल करेगा। यस प्रीति, आप कह रहे हैं थर्ड में जाएगा ये? नॉलेज है क्योंकि वो बाहर से बंद कर दिया है, तो उसको नॉलेज है पूरा कि वो डेथ हो सकता है। डिजायर नहीं दिख रहा है आपको इस एक्ट से? या दिख रहा है सर। इसलिए 299 क्लॉज 1 में फॉल करेगा ये। ओके। आप सिंपली जला नहीं रहे हो, आप गेट भी लॉक कर दे रहे हो। यानी इवन इफ देयर इज अ चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वो सरवाइव हो सके या जिंदा बच जाए, आप वो भी स्कोप नहीं छोड़ दे रहे हो, बाहर से गेट लगा दे रहे हो ताकि कोई हेल्प करनी नहीं है। इट क्लियरली ट्रांसपायर्ड दैट एक्यूज हैड डिजायर्ड टू काउज। 299 क्लाउज 1 और 300 क्लाउज 1 and the punishment would be 302. Clear? चलो, ready for the next case. ये भी केस काफी इंपॉर्टेंट है। कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, a landmark judgment on these sections, AIR 1956, and this is very interesting case. इस केस में क्या होता है कि एक्यूज के कुछ लोग, ये ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं। ये इसके पहले क्या होता है, एक्यूज का एक रिलेटिव होता है, एक्यूज के फादर होता है, तो डिसीज का कोई मेंबर उसके फादर के लेग को इम्प्यूट कर देता है। इंजरी वाज सच अ सीरियस इन नेचर कि उसके फादर का लेग इम्प्यूट कर देता है। तो दिस ग्रुप ऑफ एक्यूज पर्सन वांटेड टू टेक रिवेंज। वो डिसीज के घर जाता है और उसके फादर पर 18 इंजरी, जो मेडिकल रिपोर्ट शो कर रही है that 18 injuries were caused कहां? On arms, on legs of the deceased। और ये किससे किया जाता है? गंडासा। गंडासा आई होप आप लोगों को पता होगा, a sharp edged weapon, ठीक है। गंडासा से इंजरी इन्फ्लिक्ट की जाती है। तो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि हम वेंजियंस लिए, जो मेरे फादर के साथ हुआ उसके फादर के साथ भी है। 299 clause 1, clause 2 या clause 3? Raise your hand first. Raise your hand first. बोलना नहीं है हमको, हम किसी एक से पूछ लेंगे। जो लोग आंसर करना चाहते हैं, raise your hand. Yes, जैसे आप बताओ। सर क्लॉज 2 लगेगा इसके अंदर, क्यों? क्योंकि
हाँ सर, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि वो इतनी इंजरी, बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब बॉडीली इंजरी क्रिएट करने का उसका है, वो रिवेंज लेना चाह रहा है, वो डेथ कॉज नहीं करना चाह रहा है इमीडिएटली, बट इतना सर बोलिए। एक और चीज हाँ। एक और चीज है कि हाँ। अल्टीमेटली आप देखो इंजरी कहाँ हुआ है, आर्म्स एंड लेग्स पे। यस सर। कोर्ट इस चीज को भी ऑब्जर्व करती है कि ऑल द इंजरी वाज 18 इंजरीज वेयर काउज्ड, बहुत सारे इंजरी काउज किए गए थे, लेकिन इंजरी नॉन वाइटल पार्ट पर हुई थी, नॉन वाइटल पार्ट, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट accused persons had desire to cause death. Therefore 299 सब क्लॉज 2 यस डाउट नहीं है, लेकिन उतना आ गया। ठीक है, चलो ओके सर। एक और केस देख लेते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में ये एक्यूज्ड इस डिसीज के सिर पर एक फायरवुड से, लकड़ी का एक, वो क्या कहते हैं, आपको इस तरीके से एक मोटी सी लकड़ी होती है, उससे उसके सिर पर एक्यूज्ड हैज गिवन वन ब्लो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अनकॉन्शियस स्टेट में सी वेंट टू द अनकॉन्शियस स्टेट, वो बेहोश हो जाती है। अब एक्यूज्ड को सडनली ये लगता है कि डिसीज की डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। बिलीविंग इन दैट वो करता क्या है कि वो अपने वाइफ के साथ उसको बेसिकली वही क्या करते हैं ये लोग कि उस बॉडी को जला देते हैं, बिलीविंग इन द फैक्ट दैट शी एक्चुअली डाइड बाय द ब्लो गिवन ऑन द हेड। अब इस केस में क्या डिजायर दिख रहा है, इस केस में दूसरा पार्ट दिख रहा है क्या, या तीसरा पार्ट दिख रहा है? एनीवन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सर नॉलेज, सर थर्ड पार्ट। सेकंड भी नहीं होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि उसको पता था, उसको लग रहा था कि ये मर चुका है। ओके सर इस कारण से डिजायर नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज होगा। फाइन सर सिर्फ लकड़ी हाँ। से मारा है, मोटी लकड़ी से। हाँ, करेक्ट। नेचर ऑफ इंजरी, वेपन यूज्ड, उससे हम ये नहीं कह सकते दैट इंटेंशन वाज टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज, लेकिन एटलीस्ट नॉलेज तो होगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली डेथ हुआ है। और डेथ किस कारण से हुआ है, हम अब पढ़ेंगे ये सारे केसेस में कि कभी कभी द रेकलेसनेस एक्ट या द एक्ट ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं, ग्रॉस नेग्लिजेंस के केसेस में भी कोर्ट इम्प्यूट नॉलेज अपॉन द एक्यूज्ड, कोर्ट इम्प्यूट्स नॉलेज अपॉन द एक्यूज्ड। मान लेते हैं कि इसको नॉलेज होगा, तो ये भी तो एक रैशनेस एक्ट है, दिस इज अ ग्रॉस नेग्लिजेंस एक्ट, क्योंकि आपने एश्योर ही नहीं किया वेदर शी एक्चुअली डाइड और नॉट डाइड, लेकिन आप तेजी से क्या करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले क्लाउज के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा कि इंटेंशन टू कॉज डेथ कब आएगा, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज कब डेथ आएगा, और तीसरा नॉलेज वाला। कुछ और केस देख लेते हैं। सर हेलो। हाँ यस। सर मैं बोल रही थी कि ऐसा हम लोगों ने पहले भी जब हम वो मोटिव इंटेंशन पढ़ रहे थे तो एक केस पढ़ा था जिसमें सर ये हेल्ड हुआ था कि वो एक्ट जो था वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कोर्ट ने हेल्ड किया था और वहां पे उसका इंटेंशन प्रूव करा गया था। ऐसे सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सर तो फिर यहाँ पे वो चीज नहीं यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वो जो केस पढ़े थे हम लोग, जब इनिशियल चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोगों ने केस पढ़ा था राजन वर्सेस स्टेट का, राजन वर्सेस स्टेट। प्लानी गोंडवन का भी केस आता है, राजन वर्सेस स्टेट 2016 पटना हाई कोर्ट का केस है, उसमें भी मोर और लेस यही हुआ था। कोर्ट सेड कि वी कैन नॉट इंप्यूट इंटेंशन, क्योंकि इस एक्ट से डिजायर नहीं दिख रहा है, वो इन मिस्टेकन बिलीव वो मान लेते हैं कि वो डेथ हो गया है, लेकिन कोर्ट कहती है, कोर्ट ये बेसिकली ऑब्जर्व करती है कि ये जो एक्ट है दिस इज अ एक्ट ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस। हम यहाँ पर डिजायर इन्फर कर ही नहीं सकते, हम डिजायर इन्फर नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम इवन नॉलेज कब इन्फर कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। एक्यूज शुड हैव चेक whether the deceased died or not,
ये चेक नहीं किया, इसलिए इस केस में ग्रॉस नेगलिजेंस, वो इंटेंशन वाला केस नहीं था सच। ठीक है सर, ठीक है। चलो देखो, वो सारे केसेस देख लिए, क्लाउज 1 का केस देख लिए, क्लाउज 2 का केस देख लिए। नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज द क्लाउज 3, दैट इज द नॉलेज पार्ट। नॉलेज पार्ट में अभी तक हम लोग जो समझे हैं कि वी विल ओनली सी कि क्या एक्यूज का डिजायर था डेथ काउज करने का या सिर्फ इंजरी काउज करने का था, पहली चीज। और दूसरी, पहले ये प्रूव कर लेंगे कि हम नॉलेज इंक्लूड कर सकते हैं एक्यूज के एक्ट से, देन वी विल सी ऑब्जेक्टिवली कि क्या डेथ प्रोबेबल है या नहीं। चूंकि वर्ड लाइकली यूज है यहां पर, तो वी विल ओनली से कि डेथ प्रोबेबल है कि नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि मोस्ट प्रोबेबल। और जो टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट बहुत क्लियर है, जैसा कि यहां भी हम लिख दिए हैं, व्हेन चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर देन द चांसेस ऑफ डेथ, तो उसको हम कहेंगे कि द एक्ट वुड बी लाइकली टू काउज। लेकिन अगर वो मोस्ट प्रोबेबल हो, देन वी कैन से तब जो टेस्ट है, चांसेस ऑफ डेथ इज मोर देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, वहां पर वी कैन से कि एक्ट ऐसा है which is sufficient in ordinary course of nature to cause death। तो यहां पर हम दो ही चीज देखेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे कि क्या एक्यूज का डिजायर है। अगर डिजायर नहीं है तो मैक्सिमम हम नॉलेज की तरफ जाएंगे, ठीक। एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। देखो, जैसा कि पहला केस था, ये केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्नेक चार्मर का केस। कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया एंड कोर्ट सेड आल्सो कि वी कैन नॉट से कि एक्यूज का डिजायर था यहां पर डेथ काउज करना, और ना ही एक्यूज का डिजायर था इंजरी इंफ्लिक्ट करना, ठीक। सिमिलरली कुछ और केस भी हैं, और वो सुपरस्टिशियस के केस है। सुपरस्टिशियस के केसेस हैं, जैसे एक केस में क्या था कि एक फादर को बोला गया कि अगर आप अपने बच्चे को क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है उससे आप गुजार दोगे तो उसका लाइफ काफी दिनों तक बढ़ जाएगा, है ना। इस सुपरस्टिशन में बिलीव करके फादर हैज गिवन हिज सन टू दी दैट पर्सन दी परफॉर्मर, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच इन प्रोसेस में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो आप कहोगे यहाँ पर सब डिजायर नहीं है, ना डिजायर इंजरी काउज करने की है, ना ही डिजायर डेथ काउज करने की है। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट नॉलेज तो है, accused had at least knowledge कि this act likely to cause death, अवेयरनेस तो है। ऐसे केसेस आएंगे आपके पास। सिमिलरली तीसरा केस भी उसी तरीके का है, देख लीजिएगा। नॉलेज के पार्ट में एक चीज पढ़ना और जरूरी है, जो कि पहले भी हम बताएं कि बहुत सारे ग्रॉस नेग्लिजेंस के केस, क्योंकि जब हम मेंस रे पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं इंटेंशन पढ़ते हैं, दूसरा नॉलेज पढ़ते हैं, थर्ड इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का दो पार्ट है। नेग्लिजेंस में सिंपल नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है। सिंपल नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस, इस केसेस में ग्रॉस नेग्लिजेंस वाला केस आता है तो ग्रॉस नेग्लिजेंस के वो सारे केस आएंगे। फलानी गोडवन का केस पढ़े, अभी जो एग्जांपल दिया आपको, जहां पर एक बंदा बिलीव करता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, कई बार किसी केस में कोई जला दे रहा है, कोई इसको स्ट्रैंगुलेट कर दे रहा है, इन सारे केसेस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस इज द केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, क्योंकि एक्यूज मस्ट हैव नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ द एक्ट, कि वो जो कर रहा है उससे अल्टीमेटली डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे भी केसेस को इंक्लूड हम करते हैं। अब देखो, एक चीज बच गया है सेक्शन 299 में, देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में 300 के सेक्शंस को कुछ देख लेंगे। 300 का दो सेक्शंस तो बहुत क्लियर है, क्लाउज 1 क्लियर है और क्लाउज 3 उसको थोड़ा देखेंगे। हमको देखना है बेसिकली, वी विल ओनली सी क्लाउज 2 एंड वी विल सी आल्सो क्लाउज 4। ये दोनों देखने के बाद वी विल हैव टू गो थ्रू द एक्सेप्शंस।
और एक्सेप्शंस के बाद वी विल ट्राई टू कंपेयर 299 एंड 300 और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में मेन डिस्टिंक्शन क्या है, कुछ केस लॉस के थ्रू, कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके थ्रू। देखो एक्सप्लेनेशन, 3 एक्सप्लेनेशन 299 में ऐड किया, ब्रॉडली उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था, ब्रॉडली वी विल डिस्कस। पहला कहता है इफ द एक्यूज्ड एक्सेलरेट द डेथ और किलिंग ऑफ अ पर्सन लेबरिंग अंडर डिजीज, अगर कोई भी एक्यूज पर्सन, मान लो somebody is suffering from some disease, some infirmity, वो जानता है कि this person is suffering from this disease और उस डिजीज के कारण वो जानता है कि अगर ये एक पर्टिकुलर एक्ट करेंगे तो एक्यूज्ड के डेथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। सिंपली वो डिजीज से नहीं मरेगा, लेकिन एक्यूज्ड के एक पर्टिकुलर एक्ट से वो डेथ को एक्सेलरेट कर सकता है। अगर ऐसा एक्ट करता है वो विद द नॉलेज दैट दिस पर्सन, इंटेंशन या नॉलेज के साथ, दैट विद दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज, तो वहां पर वो केस कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। एक्सप्लेनेशन 1 यही कहता है कि somebody accelerating the death of a person laboring under disease। ठीक है, तो इसका एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल हम बताएं, इस एग्जांपल में लेट्स सपोज कि दिस ए वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर और बी को पता है कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर और वो क्या करता है, वो एक्सेस डोज ऑफ ओपियम सप्लाई करता है विद द नॉलेज कि अगर एक्सेस डोज हम सप्लाई करेंगे तो इवन डेथ मे काउज, है ना। तो इस क्लाउज में इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो स्पेशल चीज है that the person was suffering from some kind of disease, it must be known to the accused। पहला clause कि it must be known to the accused and with that knowledge he accelerate the death of the other person। अगर ये दोनों clause है he will be liable for culpable homicide। तो ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहां पर पर्सन is having the large spleen और उस बंदे को पता है कि उसको एक पंच मारने से, स्प्लीन के साइड से एक पंच मारने से स्प्लीन फट जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में हमको बस प्रोसिक्यूशन को बस प्रूव करना है कि इस बंदे को इस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में पता है। अगर पता है तो जस्ट बिकॉज ही एक्सेलरेटेड द डेथ, he will be liable for culpable homicide। This is the first clause। ठीक, कम टू सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज काफी आसानी से हम लोग देख लिए थे, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। सेकंड क्लॉज ये कहता है by resorting to proper remedies death might have been prevented। मतलब कि कोई बंदा किसी को एक पर्टिकुलर इंजरी करता है। अब जैसे ऐसा 2 केस देखो इसमें। पहला केस, ए इन्फ्लिक्टेड एक्स ब्लो इन द एब्डोमेन एंड एब्डोमेन रिजल्टिंग इनटू सीरियस इंजरी, अस्पताल ले जाता है। लोकल, चूंकि रिमोट एरिया में रह रहा है वो, बहुत प्रॉपर अस्पताल नहीं है, वहां आईसीयूज नहीं है, जिस कारण से प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है और जब तक वो अच्छे हॉस्पिटल में आता है तब तक उसकी डेथ ना। पहला केस। इसी से एक सिमिलर केस आता है कि ए बी को इंजरी इन्फ्लिक्ट करता है ऑन अ फिंगर और उसको बहुत सीरियस भी नहीं लेता है और ना ही उसका ट्रीटमेंट कराता है और एज रिजल्ट ऑफ विच सेप्टिसीमिया के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये दोनों केस इसलिए बताए, दोनों क्लोजली रिलेटेड केस है। तो जनरली मैकॉले को ये लगा कि ये डिफेंस बहुत कैजुअल होगा एंड ईच एंड एवरी पर्सन विल कम अप विद दिस डिफेंस ओनली। He had the better facility been given to the accused, अच्छी फैसिलिटी दी हुई होती तो शायद उसको बचा लिए होते। तो सब लेके आता ये डिफेंस कि आप पटना चल गए होते, पारस में दिखा लिए होते, वेदांता में दिखा लिए होते, दिल्ली चले गए होते, नहीं तो अमेरिका चले गए होते। तो अगर बेटर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता, एक्यूज्ड बच सकता था। ये डिफेंस लेने नहीं दिया जाएगा एंड दिस explanation 2 says that courts will presume that he has committed culpable homicide।
तो दिस काइंड ऑफ डिफेंस विल नॉट बी एडमिसिबल, विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर सब क्लॉज 2। इस दूसरे एक्सप्लेनेशन में क्या अंतर है फिर? ये एक्सप्लेनेशन से कैसे अलग है दूसरा इलस्ट्रेशन? एनीवन? यहां भी तो कहेगा इसने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, मेडिकल ट्रीटमेंट लेता तो बच गया होता। है कि नहीं? मेडिकल ट्रीटमेंट लेता तो बच गया होता। बट इसमें वहां ये पे सर explanation- वाइटल पार्ट, हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले में वाइटल पार्ट है तो उसमें पॉसिबिलिटी कम है सर, और इसमें तो मेरे फिंगर पे एक इंजरी है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है भी एक बचने चीज की। है। देयर इन द फर्स्ट केस एटलीस्ट एफर्ट वेयर मेड कि वहां पर उसको, हम केस डिस्कस किए थे जब हम डिस्कस कर रहे थे कॉजल कनेक्शन बिटवीन एक्ट ऑफ द एक्यूज एंड द डेथ ऑफ द विक्टिम। वहां पर हम ये कहते कि कॉन्ट्रीब्यूटरी काउज नहीं होना चाहिए। इस केस में, दूसरे केस में, द डिसीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेथ, है कि नहीं? एंड देयरफॉर दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। फाइन, नाउ कम टू थर्ड क्लाउज। तीसरा क्लाउज क्या कहता है? तीसरा क्लाउज ये कहता है, तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 299, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वूम। अब तीसरे क्लाउज के अनुसार लेट्स सपोज कि देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन दिस हस्बैंड एंड वाइफ, और वाइफ प्रेग्नेंट होती है, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर कुछ झगड़ा होता है दोनों में। ए हैज बीटन दिस लेडीज mercilessly and she received several injuries on vital non-vital parts, as a result of which not only this pregnant lady died but उसके वोम में जो बच्चा भी था, चाइल्ड, गर्भ में जो बच्चा था वो भी मर जाता है। तो क्या ये एक्यूज इन दोनों के लिए लाइबल होगा, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी? यस, क्या ये एक्यूज प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी लाइबल होगा और उस बच्चे को जो अभी बेसिकली जन्म लिया नहीं है, इट इज स्टिल इन द मदर्स वूम, कैन वी से एक्यूज इज लाइबल फॉर बोथ culpable homicide of pregnant lady as well as the child who was not born yet? Yes, हाँ जी होगा सर। yes Priti. सर आई गेस ये लाइबल नहीं होगा क्योंकि एज पर सेक्शन इसमें लिखा है इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फॉर्थ दो द चाइल्ड में नॉट हैव ब्रेथ और बीन कंप्लीटली बॉर्न। ठीक है, अब इसमें आप देखो इसके केसेस थोड़ा बाइफरकेट करते हैं। ऐसे केस आ सकते हैं आपके पास, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करना है? सबसे पहले देखो कि डेथ का डेफिनेशन क्या है। डेथ का डेफिनेशन वी कैन सी अंडर सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी। डेथ कैन बी काउज्ड ओनली ऑफ लिविंग बीइंग, और कोई भी बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता है, जन्म लेने का मतलब दैट सम पार्ट ऑफ द बॉडी, सम पोर्शन ऑफ द बॉडी मस्ट बी ब्रॉट फोर्थ, कुछ ना कुछ बॉडी का पोर्शन बाहर आना चाहिए। जब तक वो बाहर नहीं आया है, जब तक वो मदर्स वूम में है, इट इज पार्ट ऑफ मदर्स लाइफ, इट डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो अगर जैसे हम देखते हैं ना कि मिस कैरेज लोग कराते हैं बच्चों का, लेट्स सपोज काफी समय से हम लोग देखते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है और बाद में भी लोग कोशिश करते हैं मार देने का। तो अगर मारने की कोशिश या मारा जाता है मदर्स वूम में, ये याद रखना, इफ द डेथ हैज बीन काउज्ड इन द मदर्स वूम, कैन वी से इट इज कल्पेबल होमिसाइड? यस और नो? कैन वी से इट इज कल्पेबल होमिसाइड? नो सर। नहीं कह सकते, ये क्लैरिटी होना चाहिए। वो काउजिंग मिसकैरेज होगा, विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 312, 315, 312, 315 काउजिंग मिसकैरेज के अंदर पनिशेबल होगा। ये एक्सप्लेनेशन क्लियर ये कहता है कि अनलेस एंड अनटिल सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट फोर्थ, जब तक पोर्शन ऑफ बॉडी जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हम उसको लिविंग नहीं मानेंगे।
और अगर बॉडी बाहर आ गया, लेट्स सपोज कि एक ही महीने का है और चूंकि वो फीमेल है, चूंकि वो गर्ल चाइल्ड है, तो वो उसके घर वाले नहीं चाहते थे रखना, जाके नदी में फेंक देते हैं। तो सिंस इट हैज पहली बात तो ये तो बॉर्न हो चुका है, द बॉडी हैज बीन ब्राउट फोर्थ, देयरफॉर वहां पर कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर हम देखेंगे किस चीज के लिए हो सकता है प्रिंसिपल। लेकिन अगर कोई पोर्शन ऑफ बॉडी बाहर नहीं आया, इट इज स्टिल इन द मदर्स वूम, इट कैन नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड, है ना। एक मेरा डाउट है इसके रिगार्डिंग, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कल्पेबल होमिसाइड होगा जब तक बॉडी बाहर नहीं आए। इसमें एक और क्लैरिफिकेशन ऐड किया गया है, वो क्लैरिफिकेशन ये है, देखो, द क्लैरिफिकेशन सेज it is not necessary that child must have breathed or it is breathed imperfectly। इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है कि द पोर्शन ऑफ बॉडी मस्ट ब्राउट फूड, बाहर आ जाना चाहिए, चाहे वो पैर ही बाहर आया, वो कोई भी पोर्शन बॉडी का आया, तो उसका सांस लेना और सांस नहीं लेना, सांस इम्परफेक्टली लेना, इस क्लॉज से क्या इंटेंशन हुआ होगा मैकॉले को इसको ऐड करना। यानी मरा हुआ बच्चा अगर बाहर निकलता है और कोई उसको फेंक देता है नदी में, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड होगा? Is it necessary that person, the child must born alive? सांस नहीं लेता वो जिंदा ले और उसको भी फेंक दे तो कल्पेबल होमिसाइड होगा? इसको ऐड करने का क्या पर्पस रहा होगा? It is not necessary that child must breathe or it breathed imperfectly. Anyone? Any idea? संचिता? हाँ, जब चाइल्ड अगर स्टिल बॉर्न भी उसका बर्थ हुआ है तो वो ह्यूमन फॉर्म में तो आ चुका है ना। और अगर हम लोग वहां पे वो लिख देते हैं कि अगर वो स्टिल बॉर्न है देन इट विल नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड, तो उसका मिसयूज हो सकता था और एक तरीके से जो बॉडी फॉर्म, जो लाइफ फॉर्म बाहर आया है, उसको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी दिया गया है। तो आई थिंक दैट कैन बी रीजन। If the stillborn child can be subject to culpable homicide, अगर ऐसा हो सकता है तो हम उसको लिविंग ट्रीट कैसे करेंगे? And if it is not living, how can we say that the death of that stillborn can be caused? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर वो stillborn जन्म लेता है तो उसको मारा कैसे जा सकता है? सर कई बार ब्लू बेबी भी बॉर्न होता है जो कि ऑक्सीजन की कमी से ब्लू हो जाता है, सांस नहीं लेता रहता है, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, मतलब ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पर जस्ट आफ्टर दी बर्थ हम ऐसा देखते हैं कि बेबी चाहे गर्ल या बॉय हो सांस नहीं ले पाता है, तो जनरली लोगों को क्या लगेगा कि सांस नहीं लेता है मीनिंग देयर बाय स्टिल बॉर्न पैदा हुआ है। शायद लोग ऐसा डिफरेंस देने लगे कि नहीं सर सांस तो ले ही नहीं रहता इसलिए हम उसको दफन कर दिया। तो क्या यही इंटेंशन था कि कुछ और भी इसके पीछे हो सकता था जब ये एक्सप्लेनेशन, ये क्लैरिफिकेशन ऐड किया गया कि कहीं ना कहीं लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा ले। ये जो मेडिकल कंडीशन है, नए बच्चे जब जन्म लेते हैं, जो कभी सांस लेते हैं कभी इनपरफेक्टली सांस लेते हैं, तो उसका बेनिफिट ले या ना ले, इस कारण से मैं भी ऐड किया होगा। तो इस पर हम लोग, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा सर्च करके सर क्लैरिफिकेशन। हाँ यस सर, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो परफेक्टली सांस नहीं लेते रहते हैं, उनको उल्टा करके डॉक्टर मारते हैं ताकि वो रोएं और अच्छे से उनके लंग्स में ऑक्सीजन जाए, शायद इससे क्या फायदा हो जाएगा सुरेश? सर कॉलेज को ऐड करने का क्या फायदा होता है? सर अगर उसको कोशिश ही नहीं किया उसको मारने की, मार के उसको रिवाइव करने की, हाँ तो सर वैसे केसेस में स्कोप बड़ा करने की कोशिश शायद। यानी कहीं ना कहीं एक्यूज को ये डिफेंस मिल गया होता, हर बार ये कहता कि नहीं नहीं तो बच्चा मरा हुआ था, लिविंग कहाँ था? जैसे इंटेंशन था उसको कि मारने का और वो उसने कोशिश ही नहीं की उसको रिवाइव करने की या ऑक्सीजन सप्लाई करवाने की। खास करके फीमेल फेटिसाइड, जो फीमेल फेटिसाइड के जो रैम्पेंट केसेस इंडिया में है, और स्पेशली दी केसेस 1860 एंड दी ऑनवर्ड्स, तो हो सकता है इंटेंशन वो हो। डेफिनेटली इसको कंफर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दीज आर दी कंटेम्पलेशन, ठीक है।
तो अभी सम अप करते हैं पूरे 299 को, पूरे 299 को सम अप करेंगे और आप बताना कि यहां कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि फिर सीधा कंपैरिजन होगा सेक्शन 300 और 299 में, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू से कि सर दिस वुड बी केस ऑफ 299 और 300। ये इसलिए कह रहा है कि हम उसी दिन बताए थे, रुक जाओ चार्ट के थ्रू बताया था। देखो ये चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि कल्पेबल होमिसाइड या तो अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, मर्डर, या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, अमाउंटिंग टू मर्डर का कौन कौन सा क्लॉज पर है बताओ, जल्दी बताओ। अमाउंटिंग टू मर्डर कौन कौन से क्लॉज में एक्ट फॉल कर गया तो अमाउंटिंग टू मर्डर होगा? 299 और 300। 299 क्लॉज 1 और 300 का 1 2 3 4। 300 का 3, 300 वेरी का गुड। 3। 3 ओनली नहीं, 1 to 4 होगा। 1 से 4 क्लॉज किसी में फॉल करेगा? क्लॉज की बात करें, एक्सेप्शन की नहीं बात करें। दैट इज द केस ऑफ मर्डर एंड द पनिशमेंट इज 302। ठीक, 299 हो गया। अब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए हम क्या किए थे? कौन कौन सा सेक्शन था जल्दी बताओ। 300 का 299 का 2 और 3 था सर। 2 और 3 और 300 में सर एक्सेप्शन में 1 से लेके 5 तक, ऑल द एक्सेप्शंस। यस सर। अब यहां पर हम लोग बाइफरकेट किए थे कि ऐसा नहीं है कि सारे केसेस का पनिशमेंट 304 में ही आएगा, क्योंकि 304 का भी 2 पार्ट था। अब उसके लिए हम क्या डिसाइड किए थे? हम लोग ये डिसाइड किए थे, एक्सेप्शन अभी छोड़ देते क्योंकि एक्सेप्शन पढ़े नहीं है। 299 2 और 3, 299 2 की बात करते हैं हम, कहीं ना कहीं बात इंटेंशन की कर रहे हैं, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। और 299 3 की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग नॉलेज की बात कर रहे हैं, नॉलेज टू कॉज विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज। अगर इंटेंशन से किया गया है एक्ट तो पनिशमेंट 304 के पार्ट 1 में जाएगा। मैक्सिमम पनिशमेंट बताओ इसमें कितना है? 304 पार्ट 1 10 ईयर। 10 ईयर तो नहीं है, उससे ज्यादा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 ईयर तो 10 साल का दिया गया। अगर वो एक्ट लेट्स सपोज 299 का क्लॉज 3 है तो उसमें पनिशमेंट कितना था? 10 years and fine और विद फाइन और ये एंड और था सर और फाइन। समझ रहे हो आप बात कि 10 साल की सजा मैक्सिमम है, इवन फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है उसको। किसी का डेथ हो गया, कोर्ट कह रही कि फाइन देके भी छोड़ सकते हैं हम आईपी से। ये मेजर बाइफर इसका बेसिकली डिवीजन है कि नहीं है? चलो 299 को फटाफट देख लें ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर हम लोग को कोई इशू ना हो। उस सेक्शन को देख लेते हैं। ये सारा चार्ट हम बना दिए थे, ये आसानी होगी आपको लाइक चीजों को सेपरेट करने में। जब सेक्शन पढ़ाएंगे तो आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कहाँ गया पहले? यस, चलो इंटरप्रिटेशन करना है। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन, और हैंड रेज करोगे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही एक बोलना शुरू करेगा, सबको मौका देंगे। सबसे पहले इसका इंटरप्रिटेशन, whoever causes death, briefly इंटरप्रिटेशन होगा। whoever causes death, हैंड रेज करो कौन इसको आंसर करना चाहता है। whoever causes death का इंटरप्रिटेशन। Selvi, whoever causes death. Sir, anyone who doesn't fall under the exceptions which are mentioned in IPC, such as Dolly incapacitated, Dolly capacitated. नहीं whoever का सिर्फ मतलब है, whoever causes death की बात कर रहे हैं। whoever में ठीक है, हम लोग देखेंगे। Okay. whoever में वो नहीं आएगा। हाँ, So I thought that you were talking about whoever. not only whoever causes death. Anyone else? बताओ सेल्वी, आप ही बताओ ये क्या बेसिकली कहता है whoever causes death? Sir, any person who causes death. So I don't know.
अच्छा ठीक है, एनीवन एल्स? साक्षी? डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, आवाज आपका अप्रॉक्सीमेट रिलेशन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट एंड कैजुअल कनेक्शन, उसका कॉजल कनेक्शन एस्टैब्लिश होना चाहिए, जो हमने पढ़ा था सर कि कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, और और भी सर कुछ मुझे मतलब एग्जैक्टली याद नहीं रहा, बट ये था कि डायरेक्ट लिंक होना चाहिए वहां पे एक्ट में और डेथ के बीच में। वेरी गुड। तो पहला इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर है, वी हैव टू एस्टैब्लिश, सबसे पहले एक्टर शुड ये प्रूव करना पड़ेगा दैट डेथ हैज बीन काउज्ड एंड डेथ हैज बीन काउज्ड बाय द एक्ट ऑफ एक्यूज्ड ओनली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां हम कह रहे हैं एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड डेथ ऑफ द विक्टिम, उसमें डायरेक्ट और डिस्टिंक्ट लिंक होना चाहिए, उसमें रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, उसका जो रिलेशनशिप है वो रिमोट और इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, whoever causes death, part of actus reus. By doing an act, what is the interpretation of an act? Anyone raise your hand? Yes, Vivek. सर इसमें वर्ड स्पोकन, इलीगल ओमिशन और इलीगल एक्ट, ये सारा एक छूट गया है, इंक्लूडेड। इलीगल एक्ट और वही इलीगल ओमिशन जिसको कहते हैं आप। यस सर, ओमिशन है, वर्ड स्पोकन था। यस सर, एक और थर्ड वन ध्यान में नहीं आ रहा। एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? तीसरा क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड, सीरीज ऑफ एक्ट। फलानी गोंडवन का केस देखे थे हम लोग, राजन वर्सेस स्टेट का केस देखे थे हम लोग, जहां पर कोर्ट कहती है कि इवन इफ यू सी सेक्शन 33 ऑफ द आईपीसी, वो बताता है एक्ट मींस इलीगल ओमिशन, एक्ट मींस सीरीज ऑफ एक्ट, नॉट ओनली एक्ट। सेक्शन 34 पढ़ते हैं हम लोग, वहां पे रिलेवेंट होता है। यहां तक समझ गए? नाउ कम टू नेक्स्ट, बी प्रिपेयर्ड। इसको एक्सप्लेन करो कोई, रेज योर हैंड। और लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं, जो लोग आंसर कर दिए उनको मौका नहीं मिलेगा। प्रीति आप बताओ, विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ। यस प्रीति, आवाज नहीं आ रहा। सुबेश आप बताओ। सर इंटेंशन का मतलब पॉसिबिलिटी और डिजायर। With the desire of causing death, meaning thereby? मीनिंग के डेथ कॉज करने का मोटिव है, डिजायर होना चाहिए, सर्टेनिटी है इसमें कि द डिजायर इज टू कॉज डेथ ओनली। ठीक है, नाउ इस सेक्शन में, इस क्लॉज में इसका दो पार्ट है। जो जज बेसिकली आपके पास जब केस आएगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे? पहला पार्ट है विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग बॉडीली इंजरी। इसको पहले एक्सप्लेन करो कोई, विद द इंटेंशन ऑफ काउज बॉडीली इंजरी। दिवांशु? सर बेसिकली इंटेंशन ऐसा मतलब बॉडीली इंजरी कॉज करने के लिए जो कि यू नो व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। नहीं, पहला का पार्ट हमको समझाना है, इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजरी। अभी तो लाइकली पर आएंगे हम बात, पहले इसका बताओ, विद द इंटेंशन ऑफ काउजिंग सच बॉडीली इंजरी। डेंजरस हर्ट। बेसिकली इंजरी काउज करना है, डेथ काउज नहीं करना है। डिजायर डेथ करने का नहीं है, डिजायर बेसिकली बॉडीली इंजरी करने का है। नाउ उसके बाद as is likely to cause death, as is likely to cause death, anyone? As is likely to cause death, Selvi? So where death is probable, ki the where? like that, yeah, that hurt or that dangerous hurt will probably cause death. तो likely का मतलब probable होगा इसमें। Probable है, it is not most Yeah, probable, not mere, neither it and yeah, neither it is mere mere possibility. Very good. और इसका जो टेस्ट है, will it be a subjective test or the objective test? मतलब कि जज will put into the या stand into the shoes of accused, और या ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करेंगे? सब्जेक्टिव, इस सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा या ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा? एनीवन? विदिशा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? Sir, I think objective analysis. Yes, very good. Objective analysis with the help of injury caused, weapon used and the किस पोर्शन पर यूज किया गया। ठीक है, लास्ट
with the knowledge, पहले with the knowledge, yes, with the knowledge का मतलब, बबली की तरह है, और लोग आंसर नहीं कर रहा है, और Yes, लोग जैसे लगता sir. है सब, Only हाँ बबली, possibility. Only possibility. forcibility, and then he is likely to cause such death, यहाँ पर भी सेम है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है. Here also means probable, may or may not happen. It is neither mere possibility, and neither it is more या most probable. समझ रहे हो? इतना डिस्कशन से एक चीज समझ में आ गया होगा, वो ये कि डिग्री ऑफ काउजिंग डेथ विल डिसाइड अंडर विच कैटेगरी दी सेक्शन विल फॉल. मतलब ये, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो. देखो, हाँ देख रहे हो ये कलर, ये पहला डार्कर शेड, उससे कम डार्कर ये है, और सबसे लाइटर शेड ये. इसका मतलब ये हुआ, तो इसमें दूसरे यूज करता है, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि डार्कर दी मेंस्ट्रिया, डार्कर विल बी दी पनिशमेंट, लेस डार्कर दी मेंस्ट्रिया, लेस डार्कर विल दी पनिशमेंट, एंड लाइटर दी मेंस्ट्रिया, लाइटर विल बी दी पनिशमेंट. मतलब इस शेड को आप कह सकते हो दिस इज शेड ऑफ 299 क्लाउज 1, दिस इज डार्कर, मेंस्ट्रिया सबसे ज्यादा है, द इंटेंस फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रिया, तो उसके लिए पनिशमेंट भी इंटेंस है, दैट इज 302, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी. फिर लेस इंटेंस 299 clause 2. Here the intention is not to cause death, but intention was to cause bodily injury. Less intense mens rea, less intense penalty, that is consequences. 304 part 1 जहां पर दिया हुआ है either life imprisonment or imprisonment up to 10 years. ठीक. Lighter the mens rea या less degree of probability of causing death, that is 299 clause 3, lighter will be the punishment. 304 part 2, either 10 years of punishment, up to 10 years of punishment or fine. समझ रहे हो, पूरा खेला इसी चीज का है कि कितना फाइन लाइन डिस्टिंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो. अभी तो 299 देखे हैं, जब 300 पढ़ लेंगे और दोनों को फिर मैच करेंगे, तब वो आर्ट आप ये आपको डिसाइड करना है, और आपका ये आर्ट होगा, क्राफ्टमैनशिप होगा, कितना माइन्यूटली आप डिसाइड करो कि ये एक्ट 299 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 300 के तीनों क्लॉज में जाएगा, या 300 के 4 क्लॉज में जाएगा, है ना. ये आप समझ लेते हो. तो ये क्वेश्चन तो ऐसे भी फेवरेट है. आप इंटरव्यू में जाओ, पिछले साल बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू हो रहा था, और जो जज बैठे थे वो एडीजे से आई थिंक जज बने थे, तो जो आईपीसी पढ़ रहा है उसके लिए फेवरेट क्वेश्चन होगा, जो आईपीसी अच्छे से पढ़ा है, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, डिस्टिंक्शन वो जानना ही चाहेगा, है ना. तो ये हर एक जगह आपको टेस्ट किया जाएगा. ठीक है, तो इतना तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में जो 300 का पोर्शन बचा हुआ है एक्सेप्शन, उसको करेंगे डिस्कस. कुछ केसेस लाएंगे, आपको देंगे, आप बताना क्लाउज 1 2 3 और सेक्शन 300 के क्लाउज 1 2 3 4 में फॉल करेगा. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. एनी डाउट? सर आप बोल रहे थे कि एज इज लाइकली टू कॉज डेथ को ऑब्जेक्टिवली डिसाइड किया जाएगा. सर ऑब्जेक्टिवली डिसाइड किया जाएगा का क्या मतलब है, नहीं समझ आया. ऑब्जेक्टिवली डिसाइड ये किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव. देखो सेटिस्फैक्शन क्या होता है, यहाँ सेटिस्फैक्शन डिसाइड करना है. सब्जेक्टिव ये कि अगर हम किसी चीज से इंजरी कर रहे हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उसका कंसेक्वेंसेस क्या हो सकता है. लेट्स सपोज कि मैंने एक चाकू लिया और चाकू से किसी को स्टैब कर दिया. आई नो व्हाट इज गोइंग टू बी कंसेक्वेंसेस, और मेरा बस इंजरी काउज करने का था. लेकिन चाकू इतना इंटेंस स्टैब किया गया था, या मान लो भाला से, स्पेयर से इतना इंटेंस किया गया था, मेरा इंटेंशन शायद सिर्फ ग्रीवियस हर्ट करने का हो, या बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड करने का हो. तो हम देखेंगे सब्जेक्टिवली. सब्जेक्टिवली का मतलब होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्यूज्ड. ठीक. ऑब्जेक्टिवली का मतलब होता है फ्रॉम द इंटायर सर्कमस्टांसेस. वी विल सी द वेपन यूज्ड, वी विल सी द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, एंड वी विल सी कि अपॉन या ऑन विच पोर्शन ऑफ द बॉडी द इंजरी वाज काउज्ड. समझ रहे हो बात? तो वो ऑब्जेक्टिवली, यानी एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन से पूछा जाए कि इंजरी कैसा है,
वो कहेगा कि नहीं नहीं सर इसमें तो डेथ होना ही था, तो आप उसी हिसाब से डिसाइड करो। सब्जेक्टिव मतलब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्यूज पर्सन। समझ में आया? यस। चलो, एनी अदर डाउट? नो सर। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास। नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।